हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली इट्स अ गुड इवनिंग। तो आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? गुड इवनिंग वन। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज रिस्पॉन्ड। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? तो शैल वी स्टार्ट? आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आई एम एबल टू सी योर मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, ऑन द योर on the comment section. So are you getting my voice? So shall we start? Yes. So good evening everyone again. Last time just telling to you. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स तीनों के लिए है। तो हम लोग विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम टॉपिक्स फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गॉट इट? तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों की आज बात करेंगे, तो वो आपको अभी बता एक एक करके स्टार्टिंग से बताएंगे कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द बैंकिंग्स क्या होती हैं, व्हाट आर द कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, प्राइवेट बैंक्स क्या है, सेंट्रल बैंक्स क्या है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो आप लोग को जो भी क्वेरी है तो आप लोग पूछते रहिएगा। ठीक है, यू कैन आस्क वट एवर क्वेरी यू हैव, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर वेटिंग फॉर अनदर 2-3 मिनट्स बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट, दे आर येट टू ज्वाइन। तो टिल नाउ तब तक कि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग अपना पूछ लीजिएगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड 2 मिनट बैक। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अनदर 3-4 मिनट ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी 7-8-9 ये 8-9 बच्चे, 8-9 स्टूडेंट्स देव ऑलरेडी ज्वाइन। तो हम लोग देखते हैं कुछ और बच्चे ज्वाइन करते हैं। ओनली 6 स्टूडेंट हैव बीन टर्न आउट। अभी 6-7 बच्चे ज्वाइन किया है। हम लोग वेट करेंगे, 2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग विल स्टार्ट।
जब रिव्यू पिटीशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को आज, लेकिन मुझको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। रिगार्डिंग फॉर व्हाट रिव्यू पिटीशन? ये यूजीसी नेट पेपर का एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने का बात कर रहे हैं आप? अच्छा, हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी नीट और आईआईटी का भी पेपर का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो हो सकता है, हमको लग रहा है कि, लेकिन करेंगे नहीं ये लोग, हाँ आई डोंट थिंक सो, बट लेकिन कई सारे लोग उस पर प्रेशर दे रहे हैं अभी नीट और उसके लिए, क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा बच्चा होता है और आईआईटी में भी, तो दे माइट पोस्टपोन द एग्जामिनेशन, बट एज ऑफ नाउ देर वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। देखिए, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 10-12 बच्चे ज्वाइन किए इस, डिस्पाइट ऑफ आई हैव सेंड यू मैसेज टुडे ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, इवन दो ओनली 12, 13, 14 स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। I don't know, because from tomorrow onward I am not going to arrange any classes for you. I'll arrange the classes for only very few students who's serious since the very beginning I started teaching. तो हम लोग कुछ 7-8-10 बच्चों को एक अलग ग्रुप बना लेंगे। बाय दिस लेक्चर I'll create another issues for the only few students who is actually serious. तो I'll arrange the classes through the private channel. हम लोग उसमें Google Meet या Zoom से करेंगे, तो I'll send the links only those students who are actually interested. बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो इट्स टोटली वेस्टिंग ऑफ माई टाइम एंड योर ऑल्सो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका फ्री में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसमें मनी सप्लाई का, बाद में हल्के एक एक टॉपिक हम लोग पिक करेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी कोई क्वेरी है तो आप पूछते रहिएगा जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगे। तो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई क्या होता है। जैसे इंडिया है, नॉट इवन द इंडिया, इन अक्रॉस द ग्लोब क्या होता है कि दुनिया के हर देश में जो ओवरऑल मार्केट से पैसा, आरबीआई जो पैसा इशू करती है, तो वो कौन कौन से फॉर्म्स में पैसा है। तो वी आर हैविंग द डिफरेंट कैटेगरीज, जो जिसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं नैरो मनी क्या होता है और ब्रॉड मनी क्या है। हमारा M1, M2, M3, M4 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ओवरऑल पैसा मार्केट से अगर सरकार ने और आरबीआई ने 100 रुपये इशू किया, तो वो 100 रुपये कहाँ पर है। बैंक डिपॉजिट्स में कितना है, पोस्ट ऑफिस में कितना है, डीडीज में कितना हो गया हमारा। ठीक है, तो मनी सप्लाई केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1977 बाय द अंडरटेकिंग ऑफ द आरबीआई। ठीक है, तो ये याद देख लीजिएगा, इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1977 बाय अंडरटेकिंग ऑफ द आरबीआई। क्लियर। तो इसमें हमने भी अब क्लासिफाइड द मनी इन अ 4 पार्ट में, M1, M2, M3 एंड M4 की हम लोग बात कर रहे हैं। गॉट इट। तो इसमें आपका M1 में क्या होता है, M1 इज इक्वल टू द नैरो मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नैरो मनी में व्हाट भी इंक्लूड्स, नैरो मनी में वी आर मोर कंसर्न अबाउट करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। मतलब हम लोग इसमें करेंसीज की बात करेंगे कि वट एवर द करेंसीज आर रनिंग इन द मार्केट, जो मार्केट में मतलब पूरे भारत में जो एक करेंसी चल रही है, डीडीज में कितना पैसा है और ओडीज में कितना पैसा है। तो डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स और हम लोग करेंसीज को बात कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नैरो मनी। क्लियर, समझ गए। तो इसमें आपको केवल याद करने वाला है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है कि क्या है इसमें। तो आपका इतना समझ गया कि करेंसी जितनी मार्केट में करेंसी हो गया, उसका डिमांड डिपॉजिट्स हो गया और अदर डिपॉजिट्स हो गया। क्लियर। तो अदर डिपॉजिट्स वाला हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, अदर डिपॉजिट्स क्या होता है। तो अदर डिपॉजिट्स ये होता है कि जितना पैसा हम लोग दो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस पे रखते हैं, उसको हम लोग अदर डिपॉजिट्स में करते हैं। तो M1 इज इक्वल टू नैरो मनी, करेंसी प्लस DD प्लस OD इज इक्वल टू, देखिए M1 में हमने आगे लिख भी दिया है कि M1 इज इक्वल टू नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय द RBI एंड द स्मॉल कॉइन्स issued by the government of India. Means all those notes and coins has been issued by the RBI, and whatever the small coins issued by the government of India will come under the M1.
उसके अलावा डीडी में डिमांड डिपॉजिट्स की हम लोग बात करेंगे, तो इसमें करंट अकाउंट की बात करेंगे, सेविंग अकाउंट की बात करेंगे। और ये याद रखिएगा, एक्सक्लूजन ऑफ द इंटर बैंक ब्रांचेस की हम लोग बात नहीं करते, केवल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को कुल मिला के पैसा होगा वो डीडी में जाएगा। फिर ओडी में क्या होता है कि एनी इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट्स इन आरबीआई लाइक फॉरेन कंट्रीज़ की बात करेंगे, सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पैसा जमा कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में ये पैसा जो है, तो वो हमारा किस में आएगा, वो अदर डिपॉजिट्स में आएगा। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल 0.3% ही होता है। तो M1 इजिकल टू, अब ये याद कर लीजिए, M1 इजिकल टू करेंसी, डीडी एंड द डिमांड डिपॉजिट एंड द अदर डिपॉजिट्स की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड हो गया हमारा M2 में क्या होता है, M2 इज इक्वल टू M2 इजिकल टू M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। ये समझ लीजिए कि जो M1 होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है कि यू कैन कन्वर्ट योर दोज मनी इन एनी टाइम वेन एवर यू आर रिक्वायरिंग। एंड वाइल टॉकिंग अबाउट द M2 विल टॉक अबाउट द M2 की हम लोग जब बात करेंगे, तो इसमें M1 प्लस DD डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, मतलब जो पैसा हमने पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है उसको M1 में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा M2। गॉट इट? बहुत डिटेल में नहीं जाना, सीधा समझ में आ गया हम लोगों को। M3 की बात करते हैं, M3 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। इसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स, जो हम लोग जो टाइम डिपॉजिट्स कौन सी होती है, जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स जो करते हैं, वट एवर द FDs एंड RDs वी आर डूइंग दिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, M3 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो M3 में हम लोग M3 इजिकल टू M1 इजिकल टू टाइम डिपॉजिट, जो हम लोग सर्टेन टाइम के लिए 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए जो बैंक्स में पैसा रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड मनी। गॉट इट? तो बात हो गया M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग द NSCs की हम लोग बात करते हैं। तो M4 में क्या हो गया, M3 और टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। जब हम लोग पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट्स करते हैं उसमें M3 ऐड कर देंगे, इट विल बी बिकम द M4। और एक्सक्लूडिंग द NSC जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बैंक पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है मार्केट से पैसा रेज करने के लिए, वो M4 में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वेदर वी इंक्लूड द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इन M4, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन M4। तो व्हाट इज ऑल अबाउट द M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये है M1, M2, M3, 4। M4 में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो आपने नोट्स आपको मिल, आई विल बी शेयरिंग विद द नोट्स आफ्टर दिस लेक्चर, हम नोट्स शेयर कर देंगे आपको। और M1, M2, M3, M4 जो हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैंकिंग्स की बात करेंगे कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द बैंकिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। तो विल गो थ्रू ऑन सम अदर स्लाइड्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारत में कौन कौन से हैं, हाउ एक्चुअली दे आर रेगुलेटिंग इन द मार्केट। तो अगर M1, M2, M3, M4 में इफ़ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट दे में आस्क, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है M1, M2, M3, M4 में, तो प्लीज़ यू कैन आस्क। बहुत सिंपल है, बहुत डिटेल में नहीं जाना आपने। M0 नहीं पढ़ी है, M0 आप एक काम का नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाया, नहीं तो अदरवाइज तो M0 लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो M0 डिटेल में नहीं जाना है आपको। जानवी बेटा M0 नहीं आता है इसलिए नहीं बताया, अगर आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत कुछ है नहीं उसमें M0 में क्या होता है। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि जो M0 होता है तो वो मोस्ट हमारा क्या होता है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी होता है। ठीक है, दिस इंक्लूड द सेंट्रल बैंक से नोट्स की बात करेंगे, कॉइन्स का बात करेंगे। तो बेस मनी सप्लाई होता है विच कैन एक्सटेंड टू द मनी सप्लाई। ठीक है, तो M0 आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आई एम अगेन टेलिंग यू। तो ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी होता है, इतना ही आप याद रखिए इसमें। ठीक है, जितने भी सेंट्रल बैंक्स नोट इशू करता है या कॉइन्स इशू करता है सरकार के द्वारा, वो हम लोग M0 में, M1 में कहीं ना कहीं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, M0 में। क्लियर? और कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें देख ही लीजिए M0 में बहुत सारा चीज़ें आ रही, करेंसीज, आप करेंसीज इन सर्कुलेशन विद द बैंक्स की हम लोग करेंसीज इन सर्कुलेशन की बात करेंगे। बैंक डिपॉजिट विद द RBI की हम लोग बात करेंगे इसमें। अदर डिपॉजिट्स की हम लोग अदर डिपॉजिट की बात करेंगे इसमें हम लोग। तो ठीक है, तो नेट RBI क्रेडिट टू द गवर्नमेंट हो गया, RBI क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक हो गया, RBI क्लेम्स ऑन द बैंक की बात करेंगे, RBI की जो नेट वर्थ है फॉरेन एसेट्स में उसकी बात करेंगे, गवर्नमेंट करेंसीज लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें M0 इज़ ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी थिंग्स, बट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी कैश। इतना याद रखिएगा, इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी कैश। अगर कोई पूछता है कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म क्या, दैट इज कॉल्ड M0।
यस प्रांजल, सही बता रहे हैं आप। अब हम लोग बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जहाँ पर डिटेल में जाना होगा ये फाइल थिंग की विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहीं पर ही हम लोग डिटेल में जाएंगे। ठीक, तो बैंकिंग इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 डिफाइन बैंकिंग एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पजेज ऑफ लैंडिंग और द इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इट्स रिपेबल ऑन द डिमांड और अदरवाइज विड्रॉल बाय द चेक ड्राफ्ट ऑन द अदरवाइज। तो ये पता ही हम लोग का बैंक व्हाट एक्चुअली बैंक काम क्या करता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए बैंक को काम करते हैं, बैंकिंग से पैसा विड्रॉल करना होता है, कुछ हम लोग को डिमांड डिपॉजिट्स करना होता है, टर्म डिपॉजिट्स करना होता है, देन वी हैव टू बी अप्रोच टू द बैंकिंग। तो आरबीआई एक्ट 1934 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न द बैंकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। तो याद रखिएगा 1934 आरबीआई का एक्ट है और 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ये दोनों मिलकर हमारा ओवरऑल बैंकिंग को भारत में, इंडिया में रेगुलेट कर रहा है। ये थ्योरी आप एक बार देख लीजिएगा। आई एम जस्ट स्लाइड हम 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस फॉर्मेलिटीज़ करना था, दैट वाई आई पुट इट डाउन। अगर किसी को थ्योरी चाहिए तो कि बैंकिंग ऑल दोज वेल रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम इज ए की कंफर्ट फॉर द लोकल एंड द फॉरेन स्टेक होल्डर्स इन एनी कंट्री। ठीक है, तो बैंक्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज ए कॉमर्शियल बैंक्स की बात करेंगे इंडिया में हम लोग, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे, प्राइवेट बैंक्स की बात करेंगे हम लोग, आगे स्मॉल स्केल बैंक्स की हम लोग बात करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की हम लोग बात करेंगे। तो कई सारे इसमें मुद्दे हैं, तो आगे आगे आपको बताया जाएंगे कि व्हाट आर द दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव। क्लियर, गॉट इट। और हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें कि banks which meet specific criteria are included in the second schedule of the RBI Act 1934. These are called scheduled bank. They may be the commercial banks or the cooperative banks or the private bank, and the scheduled banks are considered to be the safer, are entitled to the specific facilities like refinancing from the RBI. होता ही है कि हम लोग शेड्यूल्ड बैंक को ज़्यादा, और whenever we just want to we take some loan or whenever we just want to make some deposits, हम लोगों को पैसा कुछ विड्रॉ करना होता है, डिपॉजिट्स करना होता है, तो शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं उन पे हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया। रिजर्व बैंक के अंदर ही मोस्ट ऑफ, मतलब सब कुछ रिजर्व बैंक के अंदर ही आ रहा है। तो आरबीआई के अंदर कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये स्लाइड थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, हम आई विल शेयरिंग द पीपीटीज और पीपीटी भी आपको शेयर कर देंगे। तो कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स कम अंदर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कॉमर्शियल बैंक्स में नेशनलाइज बैंक्स हो गई और प्राइवेट बैंक्स हो गई, हम लोगों को पता ही है। फिर कोऑपरेटिव बैंक में शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया और लॉन्ग टर्म क्रेडिट हो गया। क्लियर, गॉट इट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया और अर्बन क्रेडिट की बात करेंगे हम लोग। लॉन्ग टर्म क्रेडिट अलग ही है पूरा ऑटोमेटिकली। फिर डेवलपमेंट बैंक में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल बैंक जो होती हैं, एग्रीकल्चर बैंक जैसे लाइक नबार्ड हो गया हमारा, या इंडस्ट्रियल बैंक सिडबी हो गया हमारा, और इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो दिस इज द स्लाइड विच यू कैन दिस कैन गिव यू द फेयर आइडिया अबाउट कि हाउ द बैंकिंग स्ट्रक्चर इज रनिंग इन इंडिया। So who is the concerned authority, who is the regulating authority, who is actually regulating all the banks? This is what we call, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। और हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर इसमें कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग की, हम लोग बात करते हैं ब्रॉडी क्लासिफिकेशन ऑफ द बैंक्स इन इंडिया। अब हम लोग क्लासिफिकेशंस पे दे नंबर कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमने बहुत अपनी तरफ से आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट कि नंबर्स ठीक निकाला है, क्योंकि उसके बाद भी आप लोग एक बार नंबर देख लीजिएगा कि हाउ मेनी नेशनलाइज बैंक्स वी हैव एंड हाउ मेनी आरआरबीज स्पॉन्सर्ड बाय द पीएसयूज। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितनी हैं, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स कितनी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कितनी हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे हमने अपनी तरफ से ठीक ही किया है। तो द आरबीआई को पता ही, आरबीआई इज द सुप्रीम मॉनेटरी एंड द बैंकिंग अथॉरिटीज इन द कंट्री एंड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री एंड इट कीप द रिजर्व टू ऑल शेड्यूल्ड बैंक, हैंस इज नोन एज अ रिजर्व बैंक। ओके, तो इसको रिजर्व बैंक क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल दोज बैंक विच इज रनिंग इन इंडिया दे हैव टू बी कीप सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दैट इज द ओनली रीजन वी कॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि रिजर्व बैंक। क्लियर। तो हाउ मेनी नेशनलाइज बैंक वी हैव? 12 हम लोग के पास नेशनलाइज बैंक्स हैं, क्योंकि कई सारी बैंक्स मर्ज होके हो गए इसलिए 12 हो गई, पहले 19 हुआ करती थी। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक, दिस इज कॉल्ड 43 बैंक वी हैव। एंड प्राइवेट सेक्टर्स बैंक की बात करेंगे, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर्स बैंक वी हैव 22, और कुछ हम लोगों के पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। ठीक।
अब हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स बैंक में क्या होता है कि कोऑपरेटिव में स्टेट कोऑपरेटिव हो गई, आगे बताएंगे आपको, सेंट्रल कोऑपरेटिव हो गई, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हो गई, लैंड डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हो गई, और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी हम लोग के पास हैं, ठीक है। और वाइल टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट बैंक तो इसमें IFCI हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ हो गया, IDBI हो गया, IIBI हो गया, स्मॉल स्केल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया व्हाट वी कॉल SIDBI हो गया इसमें। फिर नबार्ड, हम लोगों को पता है नबार्ड किसके, नबार्ड इज बेसिकली फॉर टू रूरल डेवलपमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं नबार्ड में। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की। तो बाय द टुडे लेक्चर आई ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम बैंकिंग्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिलेबस बाय टुडे इटसेल्फ। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कमर्शियल बैंक्स। व्हाट इज ऑल अबाउट द कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक क्या होता है? जहाँ पर भी आपको कोई डाउट लगे, यू कैन स्टॉप मी, यू कैन सेंड मी, यू कैन पिंग मी एंड यू कैन सेंड मी द मैसेज। आप मैसेज कर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स तो हम लोगों को पता ही, जिन नॉर्मली हम लोगों की डीलिंग्स कमर्शियल बैंक से होती है। नॉर्मल पब्लिक की बात करेंगे, कमर्शियल बैंक कंप्राइजिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। बिकॉज अगर हम बात करेंगे देश की, अगर 80% जनता फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ, तो अराउंड उसमें से 90% पॉपुलेशन दे आर indulged with, they have some relationship with some commercial banks. So any changes in the banking structures control have resulted due to the wider geographical spread and the deeper penetrations of the rural areas. आप लोगों को पता ही है कि आफ्टर द जनधन योजना केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 2014, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्केट को पेनिट्रेट कर दिया है। मतलब होता नहीं कि, क्योंकि एज वी नो कि अभी भी इंडिया में अराउंड 60-65-70% पॉपुलेशन आर लिविंग इन रूरल एरिया, जिसको हम लोग अनटेप्ड मार्केट कहते हैं। रूरल मार्केटिंग में आप लोग पढ़ेंगे कि अनटेप्ड मार्केट क्या। तो अनटेप्ड मार्केट बेसिकली दैट टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर द रूरल मार्केट। तो इंडिया इज हैविंग अराउंड, स्टिल वी हैव अराउंड 65-70% अनटेप्ड मार्केट. So what as commercial bank has started doing since last 6 years, they have started targeting those untapped market, and they have spread their branches in the deeper penetration of the rural areas, higher move, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो लोग ब्रांचेस खोल दिया हम लोगों ने, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन बहुत वाइडली एक्सपेंशन हो रहा है पिछले 7-8 सालों से। तो कमर्शियल बैंक्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मोबिलाइजेशन ऑफ द डिपॉजिट्स की बात करते हैं, रिलोकेशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू द प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, लोअर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी फॉर द बैंक मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एक्चुअली कमर्शियल बैंक डज की बात कर रहे हैं। अब बात करें कि मेन फंक्शंस कौन से होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। पहले हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। पता ही है कि एफडीज को भी, फिक्स डिपॉजिट्स भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट्स में भी दे आर एक्सेप्टिंग सम सर्टेन मनीज, और करंट अकाउंट में भी दे आर एक्सेप्टिंग सम सर्टेन मनीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की बात करेंगे। और एडवांसिंग ऑफ द लोन्स में कैश क्रेडिट दे आर गिविंग, सम कॉल लोन्स दे आर गिविंग, over OD facilities they are giving, and the bill discounting they are giving. So this is all the 4 types of the advancing of the loans. cash credit हो गया, call loans हो गया, overdraft हो गया, bill discounting हो गया। थर्ड हमारा फंक्शंस हो गया कि एजेंसी फंक्शंस में क्या हो गया, इसमें हमारा कलेक्टिंग द रिसीट्स हो गया, रिसीट्स कलेक्ट करते हैं ये लोग, मेकिंग द पेमेंट्स कर रहे हैं, बाय एंड सेलिंग द सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया था RBI भी करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, दे आर बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ठीक है। एंड ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स का भी ये लोग काम करते हैं। तो दिस इज द एजेंसीज फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। बात करते हैं कि व्हाट आर द जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इशूइंग ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, LOCs भी इशू करते हैं। LOCs हम लोग को पता ही कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल अबाउट कि व्हेनेवर LOC हम लोग वैसे नॉर्मली हम लोग कब करते हैं, LOC हम लोग वैसे नॉर्मल व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट की टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं कि जब आपने कोई सामान एक्सपोर्ट कराया किसी दूसरे, या आपने इंपोर्ट कराया, मान लीजिए US से इंपोर्ट कराया, दे आर सेइंग कि वी विल सेंड यू द गुड्स, डिलीवरी आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ। वो लोग पैसे आपसे पहले मांगेंगे, तो आप पैसा देने को तैयार नहीं, आप बोल रहे हैं कि वंस आई विल बी रिसीव द प्रोडक्ट, उसके बाद ही हम पेमेंट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो क्या कहते हैं, ठीक है आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। तो LOC क्या होती है कि LOC की जो इंपोर्टर्स की बैंक होती है, तो इंपोर्टर बैंक्स टेक द गारंटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर कि समथिंग विल बी हैपन देन दैट इंपोर्टर बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल, गॉट इट। तो LOCs भी लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी के तहत एक लेटर इशू कर देते हैं एक्सपोर्टर्स को कि कुछ भी अगर इस इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। ट्रेवलर चेक्स हो गए, अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स की हम लोग बात करते हैं, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स की, मतलब होता नहीं हम लोग गोल्ड लॉकर सिस्टम वो लोग दे आर प्रोवाइडिंग,
प्रोवाइडिंग द ATMs एंड द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, ये बहुत कॉमन ही है. आई एम प्रोवाइडिंग द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ना, सिविल स्कोर की बात करेंगे और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन दे ऑल्सो प्रोवाइड. तो दिस इज कॉल्ड जनरल फंक्शंस. अब बात करते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स की. व्हाट आर द कोऑपरेटिव बैंक्स? कोऑपरेटिव बैंक्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल्स इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड स्टिमुलेटिंग द एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट. तो कोऑपरेटिव बैंक्स मेनली फॉर द रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में कोऑपरेटिव बैंक्स एक्चुअली में काम करती हैं. और द मेन रीजन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक, दिस इज ऑल अबाउट द स्टिमुलेटिंग द एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन अ रूरल एरिया. Clear? And the cooperative credit institutions account for the second largest proportion of the 44.6 of the total institutional credit. तो टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो इंडिया में है उसका 44% 45% पूरा कोऑपरेटिव बैंक के पास में रखा. तो कोऑपरेटिव बैंक प्लेज अ वेरी की रोल्स फॉर मोबिलाइजिंग द फंड फ्रॉम द अनटेप्ड मार्केट टू द स्ट्रीमलाइन मार्केट. ओके, तो इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो दिस कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. अभी आगे सब बताएंगे आपको एक एक करके. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैव, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैव, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज भी हैव. तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स इन तीन तरीके से दे आर रनिंग इन द मार्केट. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डेवलपमेंट बैंक. डेवलपमेंट बैंक हमने बता दिया कि विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, सर्टेन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे. तो डेवलपमेंट बैंक में बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बिजनेस यूनिट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, underwriting, investment and guarantee operations. And development banks also provide some promotional activities time to time to promote the economic development in a general and the industrial development in a particular industry. तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बैंक ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी चलाती रहती है. लोन्स एट ए वेरी चीपर रेट की हम लोग बात करते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे. बिजनेस यूनिट को कहीं ग्रोथ करना है, ग्रोथ और आपको और उसकी कैपिटल को आपको बढ़ाना, कैपिटल बेस को बढ़ाना है. तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बैंक ऑलवेज रन सब सर्टेन प्रोग्राम्स टू प्रमोट दोज बिजनेस यूनिट. तो डेवलपमेंट बैंक इज बेसिकली टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन. दे आर बेसिकली वर्किंग फॉर द लॉन्ग टर्म लोन्स. और इसमें टर्म लोन्स के लोग ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट they are having which is in a term loans. एक term loan is all about certain time periods की हम बात करते हैं. And it is a multi-purpose financial institution which a broad development outlook. बहुत broad development outlooks होता है कि बहुत सारे काम के लिए development banks actually working in India. तो उनमें कौन कौन से development bank was in a very first time in India. Development bank was established in 1948. Subsequently many other institutions were set up just like IDFC, IFCI, SIDBI, NABARD की बात करेंगे हम लोग. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसकी बात करेंगे. तो दीज आर द डेवलपमेंट बैंक ऑफ इन इंडिया. अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक. डेवलपमेंट बैंक काम क्या करता है? तो आप लोग ये चीज़ें अभी सुन लीजिए. आफ्टर दिस व्हेनेवर यू विल गेट सम टाइम दिस वीडियो विल बी अपलोडेड इन अ यूट्यूब ऑल्सो, तो यू कैन नोट डाउन दोज पॉइंट्स. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक. डेवलपमेंट बैंक फॉस्टरिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. हमने बता ही दिया कि कहीं ना कहीं दे आर मेनली वर्किंग फास्ट टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काम करते हैं. अभी भी देखिए ड्यूरिंग द कोरोना ऑल्सो मोदी गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइड सम सर्टेन स्कीम फॉर द प्रमोशंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द मीडियम स्केल इंडस्ट्री. एसएमईज़ के लिए बहुत सारा, एमएसएमईज़ के लिए और एसएमईज़ के लिए बहुत सारी स्कीम्स आया है. तो जो भी लोन प्रोवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट दे कैन नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड द लोन्स टू द सम बिजनेसमैन. दे प्रोवाइड द लोन्स थ्रू सम डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया. दे प्रोवाइडिंग सम लॉन्ग टर्म असिस्टेंस बिकॉज मैं पहले अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि दे आर मेनली प्रोवाइडिंग सम लोन्स टू द लॉन्ग टर्म्स. Balanced development, there should be the balanced development among all the business unit in India. They sometimes time to time they provide some promotional schemes, promotional services to business enterprises and industrial enterprises. Infrastructure buildings के लिए, infra buildings के लिए भी लोग काम करते हैं. Entrepreneurship development, if you are just want to start any new businesses and you have some certain limitations with the fund, you are facing some liquidity crunches. अब लिक्विडिटी क्रंचेस की बात करेंगे तो इफ़ यू आर फेसिंग सम सर्टेन प्रॉब्लम्स विद योर certain problems with some capital base, so you can ask from the development bank that they can provide some loans to you. You can start your businesses. Fulfilling the socio-economic objectives. Sometimes we whenever we just want to be fulfill some socio-economic objectives of any enterprises in a such a manner, also some development banks are also providing the loans.
This is all about the development bank. Now we are moving towards the investment bank. What are the investment bank? So investment bank is all about whenever we just want to be investment some certain amount of the money, जहाँ पे हम लोग कुछ एक पैसा एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं for the short term in the long term, and we just want to be return on the investment की हम लोग जहाँ पर बात करते हैं. तो those banks are called investment banks. So financial intermediaries that require the saving of the peoples and direct these funds into the business enterprises seeking the capitals for the acquisition of plant and equipment and for holding the inventories are called investment banks. Means कि these funds into the business enterprises seeking capitals, मतलब whenever you just want to be require for acquisition of some plants, some equipment, you just want to be make some investment की बात हम लोग करेंगे, कुछ नया इन्वेस्टमेंट आपने करना है, एंड इफ यू हैव सर्टेन एडिशनल कैपिटल्स यू हैव, तो इफ यू वांट टू दोज मनी इन इन्वेस्टमेंट इन सम अदर सेक्टर्स और some other industries, so on the or for that particular purpose also investment banks plays a very key roles. Got it? इन्वेस्टमेंट बैंक कासा की सर्विसेज क्यों, कासा वाला कोई क्यों जाएगा? दे आर बेसिकली वर्किंग फॉर जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी मिडिल मीन्स की हम लोग बात करेंगे, अंडर राइटर्स की हम लोग बात करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन के लोग काम करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस की काम करते हैं. तो कासा को तो कोई काम कर सकता है. कासा इज बेसिकली फॉर द कमर्शियल बैंक्स के अंदर का आता है. वैसे तो कासा को कोई काम करता है, बट दे ऑफनली दे डोंट प्रोवाइड द कासा फैसिलिटीज. ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, दे प्रोवाइड द लोन्स फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड फिर सिक्योरिटीज के लिए दे डू वर्क, एंड मर्केंडाइजर्स, okay, securities middle, they are playing the role of the securities middleman as well as, and insurers के तहत भी लोग काम करते हैं, and if anybody is having any problems with the underwriting commission, though they do work like a underwriter also. Okay, so these are the features of the investment bank. And while talking about what are the functions, what actually they do, so they are basically working for the Pranjal, ये point आपके लिए, they are basically working for the capital formation. Whenever we just want to be create some capital formation, लोग capital को create करना चाहते हैं, capital assets को create करना चाहते हैं, in such a condition, in such a situations, we have to be approached to the investment bank. So investment bank will be help you out. So capital formation is one of the important functions of investment bank. And underwritings already discussed. Purchase of securities, if you just want to be buy or the sale of some certain securities, of investment banks also plays a very key role. वही परचेज, वही बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज की बात करें. एडवाइजरी सर्विसेज, इफ यू जस्ट वांट टू बी स्टार्ट एनी बिजनेसेस, इफ यू वांट टू बी just looking for some certain investment in a certain sector, so they are providing some advisory services also. इन लोगों को पता रहता है कि what are the opportunities in किसके सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. तो इन्वेस्टमेंट बैंक का बहुत वाइड काम है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में दे गॉट इन्वॉल्व सिंस द वेरी बिगिनिंग व्हेन दे हैव स्टार्टेड. एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑल्सो वर्किंग एज एक्टिंग एज ए डीलर्स ऑल्सो. गॉट इट? अब बात करते हैं हम लोग मर्चेंट बैंक्स की. मर्चेंट बैंक में बहुत डिटेल में हमने नहीं जाना. मर्चेंट बैंक इज ऑल अबाउट कि ऑल दोज इंस्टीट्यूशन दैट रेंडर्स वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट ऑफ द कस्टमर, सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स की बात करेंगे, काउंसलिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया. दोज बैंक्स आर कॉल्ड मर्चेंट बैंक्स. ठीक है, तो हम लोग देखते नहीं कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो इज योर मर्चेंट बैंक कौन सा है. तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मर्चेंट बैंक? दे आर स्पॉन्सरिंग सम इशूज, स्पॉन्सर इशूज होते हैं, लोन सिंडिकेशंस की हम लोग बात करेंगे, सर्विसिंग ऑफ द इशूज की बात करेंगे, दे आर एबल टू मैनेज सम पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, अरेंजिंग द एफडीज हो गया. And sometimes the main reason behind the merchant bank, whenever you just want to be looking for the merger and acquisition of your firm, you just want to be acquire some businesses, acquire some companies related with your businesses, so merchant banks plays a very key role. So one of the main important reason behind the formation of the merchant bank, that is called helps in a merger and acquisitions. Got it? अब हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा डेटा की. हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट की बैंक्स हैं इंडिया में एज पर द डेटा 1 अप्रैल 2020 की हम लोग बात करेंगे. गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है परसेंटेज में. तो ये स्लाइड आप लोगों को नोट करना तो नोट कर लिया, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू. आप लोगों को आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जैसे हम लोगों को पता ही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांचेस को नहीं पूछते हैं. समटाइम दे माइट आस्क द हेडक्वार्टर्स, दे कैन आस्क. तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा वाज इस्टेब्लिश इन 1908
तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग को पता है विजया बैंक और देना बैंक हैज़ बीन मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा, तीन बैंक बन के एक बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। तो जो जो मर्जर हुए हैं, टॉक्सिक गेमिंग कौन है भाई? हु इज द टॉक्सिक गेमिंग? हु इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईडी? आई विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द एफडीआई आल्सो। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज बीन मर्ज विद द विजया बैंक, देना बैंक एस बी नो, एंड बैंक ऑफ जो बैंक मर्ज हो गई हैं वो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग उसको, कि वो पूछ सकते हैं कि कौन सी बैंक्स मर्ज हो गई हैं। बैंक ऑफ इंडिया इज हैविंग 87%, गवर्नमेंट की होल्डिंग 87% है, अराउंड 5000 ब्रांचेस इन इंडिया, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एंड हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, महाराष्ट्र। Bank of Maharashtra is having the 87.01% market shareholding, government shareholding. It was established in 1935, and there are 1897 is the branches of Bank of Maharashtra, and the headquarters in Pune, Maharashtra. Okay, and while talking about the central banks we have the merged with the syndicate bank के साथ they have merged, and around the 10,342 बैंक। देखिए इन सब बैंक ब्रांचेस क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि सिंडिकेट बैंक के भी दे हैव सम सर्टेन ब्रांचेस इन इंडिया, तो दोनों दे हैव बीन मर्ज विद कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक दे हैव मर्ज, तो न्यू नेम हमारा कैनरा बैंक के नाम से चल रहा। गवर्नमेंट शेयरिंग इज अराउंड 72.5%, and it was established in 1906, headquarters in Bangalore, Karnataka. And while talking about the Central Bank of India, the government sharing, the government holding the 88.02%, branches 4666, and establishment year is the 1911 में हुआ था। हेड ऑफिस अगेन इन मुंबई, महाराष्ट्र। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का पढ़ लीजिएगा, इलाहाबाद बैंक एंड इंडियन बैंक मर्ज हो चुके हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1907, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेड ऑफिस है। फिर ओवरसीज़ की बात करेंगे, पंजाब एंड, तो आप एक बार इसका यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, राइट, इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग। स्टेट बैंक सब मिलकर एक मर्ज हो गया, उसमें हमारा भारतीय महिला बैंक भी है, उसमें स्टेट बैंक के साथ मर्ज कर चुके हैं। और अभी करंटली हम लोगों को पता है कुछ दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन मर्ज विद द आंध्रा बैंक एंड द कॉर्पोरेशन बैंक, दे हैव अगेन ऑल्सो हेड ऑफिस इन मुंबई, महाराष्ट्र, and branches 9609 is the branches of Union Bank of India, including all these three banks, and establishment year is again 1990। ठीक है बेटा, इसका प्रांजल हम आपको बताएंगे। मुद्दा इसका है कि वाई दे आर मर्जिंग दिस बैंक। देखिए ना, मुद्दा ये है कि आपको चलाना गवर्नमेंट बैंक ही है, बिकॉज ऑल द बैंक्स आर कमिंग अंडर द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। जब सरकारी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में आती है, नेशनलाइज बैंक है, तो वाई भी इतना ज़्यादा अलग अलग बैंक सबको क्यों चाहिए? ज़्यादा बैंक्स होंगी मार्केट में तो एनपीएस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लोन्स की कहीं ना कहीं आपका लोग, क्योंकि आपको पता है कि यू हैव सम सर्टेन ऑप्शन, 15 20 22 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो यू कैन अप्रोच द 22 ऑप्शन। भाई आपके पास अगर बैंक्स ही कम होंगी, 10-12 बैंक्स रह जाएंगी, क्योंकि ऑल मेरे मानना ये है कि देयर शुड बी ओनली 4-5 बैंक्स सरकारी में। प्राइवेट में इट कैन बी द प्लेंटी ऑफ, इट कैन बी 100 और इट कैन बी द 200। यस अर्चना, एनपीए इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। तो प्राइवेट में बैंक्स खोलिए, सरकारी 2-4-5 ही बैंक होने चाहिए। उससे कि ये फायदा होगा कि लोगों के पास ऑप्शंस कम होगा, ब्रांचेस उसको एक्सपेंड करिए, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी एक ही है, तो बिकॉज इफ दे आर एबल टू फेल टू रेगुलेट द सर्टेन बैंक्स, तो विच कैन लीड टू द हायर एनपीएस। तो एनपीएस को कम करने के लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारी बैंक्स को मर्ज किया है। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम हो गई है हमारी, ठीक है। मान लो अगर 4 कंपनीज के सीईओज होंगे, 4 कंपनीज के एमडीज होंगे, तो 4 जगह सैलरी बनना होगा। तो अभी तो सब उनको, क्योंकि स्टाफ तो नहीं निकाला है, बट यही सोचिए, बट नेक्स्ट टाइम इन अ नियर बाई फ्यूचर तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को हम लोग रेगुलेट कर पाएंगे। तो कॉस्ट कटिंग भी एक बहुत बड़ा है, कैपिटल बेस बहुत बड़ा, कैपिटल बेस भी बढ़ जाएगा। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ रीजन बिहाइंड द मर्जिंग ऑफ दिस बैंक। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनलाइज बैंक से हम लोग बात किया। तो वी हैव अराउंड द 12 बैंक विच इज एक्चुअली रनिंग इन द मार्केट आफ्टर मर्जिंग द एग्जिस्टिंग बैंक्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट आर द लिस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। तो लिस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स में हमारे पास में 22 बैंक्स हैं। तो एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी, धनलक्ष्मी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, आईडीबीआई इज नॉट ए प्राइवेट बैंक, इट्स ए फुल्ली गवर्नमेंट, यहाँ पर लिख गया है। तो आईडीएफसी, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, करुणा वैश्य, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिला के हमारा ये बैंक सब हो गई। दे आर हैविंग ओनली, दे आर जो टोटल ये 22 बैंक्स हैं। तो इनके स्टेब्लिशमेंट ईयर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं स्मॉल स्केल बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे पास 9 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। तो उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इक्विटीज हो गया, EU हो गया, कैपिटल स्मॉल, फिनकेयर, ESF एंड नॉर्थ ईस्ट एंड द सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो नंबर्स आप देख लीजिए। यस, टू इंक्रीज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन बैंक्स ऑल्सो, इंद्रजीत यू आर राइट। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक 9 है, तो नंबर देख लीजिएगा आप कितना है। अब हम लोग बात करते हैं आरबीआई बहुत डिटेल में नहीं जाना कि सिंस द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो। तो आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935 in the accordance with the provisions of the RBI Act 1934 and since its inception it has been headquartered in Mumbai. Though originally privately owned, starting में privately owned थी, but RBI has been fully owned by the government of India since the nationalization in 1948. 1949 में नेशनलाइजेशन के बाद ये फुल्ली गवर्नमेंट होल्ड हो गई है, पूरी सरकार के हाथ में है। तो आरबीआई से गवर्न बाय द सेंट्रल बोर्ड, हेडेड बाय द गवर्नर, ठीक है। तो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी हैव अराउंड 22 रीजनल ऑफिसेज इन अक्रॉस द इंडिया। तो आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किसके रिकमेंडेशंस के बाद आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो हिल्टन यंग कमीशंस के रिकमेंडेशंस के बाद इट वाज सेट अप इन इंडिया इन 1934। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो मेन फंक्शंस को मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों को पता ही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया, 3-4-5 वीडियो मॉनेटरी पॉलिसीज़ की यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। तो यू कैन वॉच दोज वीडियो, यू विल गेट सम फेयर आइडिया अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो मॉनेटरी अथॉरिटी इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेटर्स एंड द सुपरवाइजर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो रेगुलेटर्स हैं, हम लोग को पता है, दे आर रेगुलेटिंग द इंटायर बैंकिंग सिस्टम द इंडिया एंड दे आर सुपरवाइजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम्स। फिर मैनेजर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, हमने बताया आपको, फॉरेन एक्सचेंज भी हमको क्लियर कर चुके हैं कि दे आर द रेगुलेटर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑल्सो। तो मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो फेरा था ना, फेरा 1973 में बना, विच हैज़ बीन अमेंडेड इन 1999। तो बाद में उसको उन्होंने फेमा बना दिया। तो फेमा का काम तो यही था कुल मिला के, इसका टू मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल में बोला कि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो ना। जो ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एट द पेमेंट, टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट ऑन द प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो मतलब वॉट एवर द ट्रांजेक्शन, वॉट एवर द फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम्स आर रनिंग इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं दुनिया की हर देश की सेंट्रल बैंक होती है, दे आर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो बात इंडिया की बात करें तो इन सेम मैनर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्लेइंग वेरी की रोल्स फॉर maintaining or managing the foreign exchange systems in India. और उसके अलावा इशूअर ऑफ द करेंसी, पता ही आपको, नोट छापने का काम भी करते ही करता है। इशू आर द एक्सचेंज ऑफ द डिस्ट्रॉय करेंसी एंड द कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। जैसे हम लोग को पता ही अभी तो नोटबंदी किया था, तो डिमोनेटाइजेशन के तहत टाइम भी आरबीआई के तहत ही हुआ। तो उनको नोट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, कुछ सर्कुलेशन में नहीं करना है। इफ दिस जस्ट वांट टू बी इशू सम न्यू करेंसी, तो आरबीआई प्लेज अ वेरी की रोल, आरबीआई का मेन काम होता है। तो कहीं ना कहीं देयर शुड बी सम एडुकेट नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ द करेंसी नोट एंड कॉइन्स एंड गुड क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज़ में और अच्छी इन सम सर्टेन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ करेंसी शुड बी देयर इन द इकॉनमी। अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और इफ देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, जिसको हम लोग लिक्विडिटी क्रंचेस बोलते हैं, शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, तो इट माइट लीड टू द डिफ्लेशन इन द मार्केट। तो कहीं ना कहीं आपको हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से ये सब चीज़ें मैनेज करते ही हैं। फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई का। नेक्स्ट फंक्शन डेवलपमेंट रोल परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ द प्रमोशनल फंक्शंस टू द सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, पता ही है। रिलेटेड फंक्शंस में बैंकर्स टू द गवर्नमेंट की बात करते हैं, बैंकर्स टू द बैंक के लिए दे आर प्रोवाइडिंग सम लोन्स, ठीक है। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। Supervisory function, they are supervising the most of the banks. In addition to the traditional central functions, the Reserve Bank has certain non-monetary functions of the nature of supervision of bank and the promotion of the sound banking in India. तो कहीं ना कहीं आरबीआई ओवरऑल सभी बैंक्स के लिए मैनेज कर रहा है, बैंक्स को सुपरवाइज कर रहा है। दे आर मेकिंग देयर पॉलिसीज बिकॉज on the basis of those policies which is formed by the Reserve Bank of India, every commercial bank, private bank, small scale bank, they have to be regulated, they have to be accept those policies, they have to work accordingly those policies which has been created by the Reserve Bank of India. तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम इनका नॉन मॉनिटरी भी है, which is called supervisory functions के लिए काम करते हैं हम लोग। फिर हो गया प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शंस में स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत और आईएफसीआई के तहत टाइम टू टाइम ये लोग कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं, जिससे कि सेमी अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे, रूरल एरियाज़ की बात करेंगे, एग्रीकल्चर स्कीम्स की बात करेंगे, जिससे कि ओवरऑल मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहे।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ परफॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ द डेवलपमेंट एंड द प्रमोशनल फंक्शंस. द रिजर्व बैंक प्रमोट द बैंकिंग हैबिट्स. होता है ना कि बैंकिंग हैबिट्स को भी आप देखिएगा लगातार प्रमोट करते रहते हैं. आपने देखा होगा कई बार मैसेज आफ्टर द इंडोर्स कुछ 102 साल से हम लोगों ने देखा है कि RBI दे स्टार्टेड गिविंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टेलीविजन. खुद ब्रांड इंडोर्स ही करा के सोशल मैसेज मार्केट में देते हैं वो लोग. तो समटाइम टाइम टू टाइम दे आर प्रोवाइडिंग सम प्रमोशनल स्कीम्स ऑल्सो. कि RBI नाउ परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ द डेवलपमेंट एंड द प्रमोशनल फंक्शंस. RBI बैंक्स प्रमोट द बैंकिंग हैबिट्स, extend the banking facilities to rural and the semi-urban areas, and establish and promote new specialized financing agencies. ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से जुड़ें. तो RBI हैज़ हेल्प्ड इन द सेटिंग अप ऑफ द IFCI की बात करेंगे, SFCs की बात करेंगे, टू सेट अप द डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया 1963 की बात करेंगे. तो IRC हो गया, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश इन 1972. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे काम, डेवलपमेंट काम और प्रमोशनल काम RBI टाइम टू टाइम करता रहता है. अब मनी रेमिटेंस सिस्टम हम लोगों को पता ही है कि कैसे NEFT क्या होता है. पता ही हमको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, जिसमें हम लोग आई थिंक अभी 2 लाख रुपए से नीचे हम लोग को फंड करना होता है तो NEFT हम लोग करते हैं. तो अगर वी हैव द IFSC कोड जो होता है, IFSC कोड के IFSC इज द अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट इज द यूनिक आइडेंटिफाई अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द नेफ्ट सिस्टम. दिस इज a 11 डिजिट कोड विद द फर्स्ट 4 अल्फाबेटिकली होते हैं जो विच इज रिप्रेजेंटिंग द बैंक्स. जैसे IDBI की बात करेंगे हम लोग तो हो गया IBKL हो गया 4. उसके बाद आपके 7 डिजिट क्या होंगे. फिफ्थ करेक्टर इज 0 एंड रिमेनिंग अदर विल बी द विच इज यूनिक नंबर फ्रॉम द डिफरेंट बैंक्स एंड डिफरेंट इवन द ब्रांचेज ऑल्सो. अलग अलग ब्रांच का अलग अलग हमारा क्या होता है IFSC कोड होता है. तो IFSC कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 11 डिजिट्स. ठीक है, इंक्लूडिंग विद अल्फा न्यूमेरिक बात करते हैं हम लोग. तो NEFT इज बेसिकली फॉर टू प्रोवाइडिंग सम फंड. हम लोग एक फंड ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपये होता है. ठीक है, सर्टेन टाइम लिमिट्स भी अलग अलग बैंक्स के अलग अलग टाइम लिमिट्स हैं. DDs का काम कर रहा है, बैंकर चेक का बात कर रहे हैं पे ऑर्डर्स के लिए. मनी रेमिटेंस सर्विस में पहला DD हो गया, बैंकर चेक हो गया, NEFT हो गया. फिर RTGS हो गया. RTGS ट्रांसफर है, पहले तो 2 लाख था, अब इन्होंने 1 लाख रुपए कर दिया है. तो इसकी RTGS हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. हम लोग मैक्सिमम ये लोग सब करंट अकाउंट वाले ज़्यादा यूज करते हैं RTGS. स्विफ्ट हो गया. स्विफ्ट इज बेसिकली फॉर द सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. तो स्विफ्ट क्या है, एक हम लोग जब मार्केट में स्विफ्ट भी एक नंबर होता है, 8 अल्फाबेटिकल बैंक आइडेंटिफाइड कोड होता है. जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन करना होता है, व्हेनेवर वी जस्ट वांट टू बी ट्रांसफरिंग द इंटरनेशनल बैंक्स, तो उसमें स्विफ्ट की जरूरत पड़ती है. तो स्विफ्ट इज सोनली ए करियर ऑफ मैसेजेस. इट डजंट होल्ड फंड्स, नॉट डज इट मैनेज अकाउंट एट द बिहाफ ऑफ कस्टमर, नॉट डज इट स्टोर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ऑनगोइंग बेसिस. अच्छा, डेटा कैरियर. स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट मैसेज बिटवीन द 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दिस इज एक्टिविटी इन्वॉल्व द सिक्योर द एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज डेटा व्हाइल इंश्योरिंग इज अ कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं दे आर जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ द मीडिएटर बिटवीन द 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज सेट अप एट 2 डिफरेंट फॉरेन लोकेशंस. Swift, which had headquarters in Belgium and has developed in an 8 alphabet bank identified code, जिसको हम BIC बोलते हैं. The BIC help to identify the bank in which branch do you want to be send the money. अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हम लोग का इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वी डोंट नीड टू इन द डिटेल्स. तो एन एसेट ऑफ द बैंक सच एज लोन, मतलब कोई हम लोगों ने पैसा दिया, ठीक है, तो उसके बाद 90 दिन के अंदर कोई देयर इज नो ओवर ड्यू हो गया, तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करते हैं. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एन एसेट ऑफ द बैंक सच एज द लोन गिवन बाय द बैंक टर्न्स इनटू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट व्हेन इट सीजेस टू द जनरेट रेगुलर इनकम सच एज द इंटरेस्ट एटसेट्रा फॉर द बैंक्स. In other words, when a bank which lends a loan doesn't get back its principals and interest on time, the loan is said to have turned to the NPA. ठीक है, बेसिक है. And banks have to classify their asset as the performing and the non-performing in accordance with the RBI guidelines. We are having some certain RBI guidelines for the non-performing assets. ठीक है, तो if any amount of the interest or principal installment remains overdue for more than 90 days, 90 दिन से ज़्यादा अगर कोई इंटरेस्ट आपका ओवरड्यू है तो आपका NPA में चला जाएगा. In respect of the term loans, in respect of the overdrafts or cash credit or asset is classified as a non-performing. If the account remains out of the order for a period of 90 days, in respect of the bill purchase on the discounted account, if the bill remains overdue for the period, मतलब 90 दिन से ज़्यादा आपका कोई जो टर्म लोन्स लिया उसकी EMIs पे नहीं किया, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं अकाउंट आपका किस में चला जाएगा, आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया, प्रिंसिपल्स नहीं पे किया, तो उन अकाउंट्स को हम लोग NPAs कहते हैं.
तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एनपीएस, तो स्टैंडर्ड एसेट्स हो गए हमारे, सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गए। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में देख लीजिए क्या है, स्टैंडर्ड एसेट्स सर्विसेज देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम ऑल्दो दे ऑकेजनली डिफॉल्ट अप टू द पीरियड ऑफ 90 डेज। तो कभी कभार करते हैं वो लोग, ऑकेजनली दे डू अप टू द पीरियड ऑफ 90 डेज की हम लोग बात करेंगे। They yield regular interest to the bank and return the due principals on time and thereby help the banks and profit and recycle the repaid part of the loans for further lending। तो स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या होगा, तो 90 डेज का उन्होंने टाइम लिमिट दिया है कि तो ऑकेजनली डिफॉल्ट करते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में हो गया आपका कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव रिमेन्ड एनपीएस इफ एनी अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज फॉर ए पीरियड अप टू द 12 मंथ, मतलब 90 दिन से लेकर तो 12 महीने तक की रहेगा, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स की बात करेंगे। फिर डाउटफुल एसेट्स में होता है कि एन एसेट्स बिकम द डाउटफुल इफ रिमेन ए सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। अगर 12 महीने तक कंटिन्यू रहेगा उसको डाउटफुल एसेट बोलेंगे। एंड रिकवरी ऑफ द बैंक ड्यूज, बैंक उसको रिकवरी कर लेगा। आपने अगर होम लोन लिया लगातार 12 महीने तक, इफ यू आर नॉट पेइंग द ईएमआई, तो दे मे आस्क फॉर द डाउट, इट विल बी क्रिएटेड एज अ डाउटफुल एसेट। फिर लॉस एसेट comprise the asset where the losses has been identified by the banks or the RBI. These are generally considered uncollectible। मतलब जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, जो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लॉस एसेट में डाल के ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं ख़त्म होने वाला है, अब हम लोग बात करते हैं सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट बहुत डिटेल में है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाना। सरफासी एक्ट क्यों बना था आप देख लीजिए, ठीक है। तो सरफासी एक्ट में हम लोग अभी बात करते हैं। सरफासी एक्ट में क्या कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो एज एन इफेक्टिव टूल फॉर द एनपीए रिकवरी के लिए उन्होंने सरफासी एक्ट बनाया था। तो इट इज़ पॉसिबल वेयर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर बैक्ड बाय द सिक्योरिटीज चार्ज टू द बैंक बाय वे ऑफ द हाइपोथेटिकल और द मॉर्गेज और असाइनमेंट। ओके, तो अपॉन लोन डिफॉल्ट बैंक कैन सीज द सिक्योरिटीज एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर लैंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर सरफासी एक्ट में क्या है, आपने कोई लोन लिया है, इफ यू आर टेबल टू, आपका अकाउंट आपका उसमें चला गया है, आपने मॉर्गेज में पेपर रखा कोई प्रॉपर्टी के लिए, और आपका अकाउंट एनपीएस में चला गया है, तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट दे कैन सीज योर प्रॉपर्टीज। गॉट इट। तो सरफासी एक्ट में काम ये कर रहा है। पहले एक होता था कोर्ट कचहरी होता था, कोर्ट कचहरी 5 साल 10 साल चलता रहता था, उसके बाद कोर्ट से केस हारेंगे तब आपका प्रॉपर्टी आपका रिकवर करता था बैंक। बट आफ्टर द सरफासी एक्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, इफ यू आपका नॉन एनपीएस में आपका अकाउंट चला गया, तो दे इन एनी टाइम दे कैन आस्क फॉर द रिकवरिंग ऑफ योर एसेट्स। तो सरफासी एक्ट 2002 गिव्स पावर ऑफ सीज एंड डिजिस्ट, मतलब भाई सीज कर लेंगे टू द बैंक्स। बैंक्स कैन गिव ए नोटिस इन राइटिंग टू द डिफॉल्टिंग बोरोवर्स रिक्वायरिंग इट टू द डिस्चार्ज लायबिलिटीज विद इन, मतलब विदाउट एक नोटिस देंगे 60 दिन के अंदर। द बोरोवर्स फेल टू कंप्लाई दोज नोटिसेज द बैंक में टेक रिकर्स टू वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। अगर 60 दिन का नोटिस दिया या डिस्पाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोटिस, इफ यू आर नॉट if you are failed to comply with that particular notice, what bank can do, पहला हो गया टेक द पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटीज फॉर द लोन। एक कोई सिक्योरिटी पोजीशन ले लिया, सेल और लीज और द असाइन किसी दूसरे को दे दिया, राइट ओवर सिक्योरिटी सेल कर दिया, लीज पे डाल दिया, किसी को असाइन कर दिया आपने। उसके अलावा मैनेज द सम सेम और अपॉइंट एनी पर्सन टू द मैनेज द सेम, किसी थर्ड पर्सन को मैनेज कर दिया। सरफासी एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई टू एक्वायर द एसेट्स फ्रॉम द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। This act also provides the sale of the financial asset for the banks and the financial institutions to asset the reconstruction companies, ARC की तरफ जा सकते हैं। RBI has issued the guidelines to bank on the process to be followed for sales of financial asset। तो कुल मिला के 2-3-4 काम सरफासी एक्ट के तहत कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एनपीए में चला गया, उन्होंने 60 दिन का आपको मुद्दा दिया है कि 60 दिन के अंदर आपका इसको लाइबिलिटीज को खत्म करिए, अदरवाइज व्हाट दे कैन डू, दे कैन टेक द पोजीशन ले सकते हैं, बेच सकते हैं, लीज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, थर्ड पार्टी किसी को दे सकते हैं, ठीक है। फिर हाइपोथेटिकल क्या होता है? हाइपोथेटिकल डिफाइंड अंडर द सरफासी एक्ट, एक टर्मिनोलॉजी है। इसका होता क्या है कि हाइपोथेटिकल मीन्स चार्ज ऑफ अपॉन एनी मूवेबल पार्टीज प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग ऑन द फ्यूचर इट इज क्रिएटेड बाय द बोरोवर्स इन फेवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर की हम लोग बात करेंगे।
तो किसी की प्रॉपर्टी किसी के फेवर में कर दिया, विदाउट डिलीवरी ऑफ द पोजीशंस ऑफ द मूवेबल पार्टी प्रॉपर्टीज टू द सच क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंक्लूड द फ्लोटिंग चार्जेस एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सच चार्जेस इनटू द फिक्स्ड चार्जेस ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी को मूवेबल नहीं करेंगे, बट ऑन पेपर व्हाट वी कैन डू, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एनपीएस में पड़ी हुई है, आपने उसको थर्ड पार्टी के किसी से उस पर थर्ड पार्टी से अग्रीमेंट करके आपको उसको बोल दिया कि अगर इतने दिनों में अगर आपने ये नहीं छुटा पाया, अगर इतने लाइबिलिटीज़ को पे आउट नहीं किया, तो दिस प्रॉपर्टी विल बी योर्स। तो अभी आपको राइट्स नहीं देंगे, प्रॉपर्टीज़ को मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह को, मतलब एक लोगों से दूसरे में, बट हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, गॉट इट, इन फेवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के फेवर में। ये सब आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि दिस एक्ट एड्रेस द रेगुलेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट एरियाज की बात करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे, और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो ये 3 अलग अलग मुद्दा हैं, इन तीनों चीज़ों को देख लीजिएगा, डिटेल में आपको बहुत नहीं जाना है इसमें, ठीक है। हाँ, बात इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर हम देख लीजिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत डिटेल इस पर नहीं जाना। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होता है। तो इंटरनेशनल बैंकिंग रिलेट टू द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज दैट बिड फॉर द टाइम डिपॉजिट्स इन द मेक लोन्स इन द ऑफशोर मार्केट, ठीक है। तो इट्स टोटली अंडर रेगुलेटेड मार्केट इन्वॉल्विंग द ग्रेटर रिस्क होते ही भाई इंटरनेशनल बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिस्क होता है, क्योंकि बिकॉज आपको इंडियन बैंक्स में भी आरबीआई इज एक्चुअली वर्किंग फॉर योर ट्रांजेक्शन जो आप विद इन द कंट्रीज कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल बैंक में चांसेस ऑफ रिस्क इज़ वेरी वेरी हाई, एंड इट इज़ द होलसेल सेगमेंट ऑफ द लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स एक्टिविटीज़ की हम लोग इसमें बात करते हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रिंग्स टुगेदर बोरोवर्स एंड द लेंडर्स फ्रॉम द सेम कंट्रीज और द डिफरेंट कंट्रीज, दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर द डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम्स इन ऑल द कंट्रीज। काम क्या होते हैं वो देख लीजिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम बात करते हैं, हेजिंग में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रेड द फॉरेन एक्सचेंज प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करेंगे, बोरोवर्स एंड लेंड्स और यूरो करेंसी, जैसे हमने आपको कल बताया था, अभी पड़ा हुआ है यूरो करेंसीज में भी इंटरनेशनल बैंकिंग का यूज करते हैं। पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल लोन सिंडिकेट का काम भी होता है, पार्टिसिपेट इन अंडर राइटिंग ऑफ द यूरो बॉन्ड्स एंड फॉरेन बॉन्ड, देखिए ना ये सब टर्मिनोलॉजी में कल आपको बताया ही है। तो यूरो बॉन्ड्स एंड फॉरेन बॉन्ड्स में भी हम लोगों का इंटरनेशनल बैंकिंग का यूज होता है। एंड प्रोवाइड द कंसल्टेंसी एंड एडवाइस इन द हेजिंग स्ट्रेटजीज, हेजिंग क्या होता है, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में टेक्निक यूज करते हैं उसको हेजिंग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सम कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड एडवाइसेस टू द individuals and banks for the hedging strategies, and they are also providing interest rate और the currency swap के लिए भी ये हमारा इंटरनेशनल बैंक्स में काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं बेसल्स नॉर्म की। बेसल्स नॉर्म में आप देख लीजिए कि बेसल्स नॉर्म क्या होते हैं, क्लियर। तो इस बेसल्स नॉर्म में पीपीटी में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम आपको बेसल्स नॉर्म बता देंगे और आई विल बी शेयरिंग यू सम अदर नोट्स ऑन द बेसल्स नॉर्म्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप व्हाटएवर वी हैव मेड। तो बेसल्स क्या है कि बेसल्स नॉर्म हम लोगों को क्या बनाई कि एक सिटी है स्विट्जरलैंड में बेसल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑन द 17th of May 1930। द BIS is the world oldest international financial organization. It has its head office in Basel, Switzerland। तो स्विट्जरलैंड में एक सिटी है बेसल, उसी के नाम पर बेसल्स नॉर्म पड़ गया। बेसल्स नॉर्म से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैनेजमेंट में भी, कॉमर्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉस्टर्स द कॉपरेशंस अमॉन्ग द सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब एंड अदर एजेंसीज इन अ परसुएट ऑफ द मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज। इट फुलफिल द मैंडेट फॉर द एक्टिंग एज, ठीक है। तो बेसल्स नाम क्या करता है तो आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें आपका बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 है, वो हमने इसमें पीपीटी में नहीं डाल पाए बिकॉज ड्यू टू सम शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो इसमें आपका क्या हुआ, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें बेसल का इट इज़ द हेडक्वार्टर्स इन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसल, स्विट्जरलैंड। तो कब बना ये बताई दिया कि BIS हैज 60 मेंबर्स कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कवर्स अप्रॉक्स 95% ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी, वर्ल्ड GDP। तो अभी BIS में अराउंड 60 मेंबर्स, दुनिया में 60 कंट्री उसकी मेंबर हैं जो बहुत बड़ी बड़ी देश हैं, तो अक्रॉस 95% ऑफ द वर्ल्ड GDP दे आर एक्चुअली मैनेजिंग। गॉट इट, समझ गए। और इसमें बात करते हैं कि बेसल 1 क्या हुआ, तो आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा। बेसल 1 क्या हुआ, बेसल 1 वाज एस्टेब्लिश इन 1988। गॉट इट। तो बेसल 1 वाज एस्टेब्लिश इन 1988 and it is focus on almost entirely on the credit risk, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए कि हम लोग अभी बेसल 1 का बात कर रहे हैं। तो बेसल 1 इज ऑल अबाउट, बेसल 1 वाज एस्टेब्लिश इन 1988, 1988 में बना था। इट
एंड इट वाज फोकस ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द क्रेडिट रिस्क के ऊपर काम करते हैं। एक मेन मुद्दा इसका क्रेडिट रिस्क का ही है। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फिक्स एट 8% ऑफ द RWA। ये याद रखिएगा कि जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट होता है, RWA कैसे निकालते हुए हम आगे बता देंगे आपको। तो रिस्क वेटेड एसेट की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है, कार जिसको हम लोग बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, वो 8% है। याद कर लीजिएगा 8%। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। RWA का 8% आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है हर देश के लिए, हर बैंक के लिए। इंडिया एडॉप्टेड द बेसल वन गाइडलाइंस इन 1999। 1999 में इंडिया हैज एडॉप्टेड द बेसल्स नॉर्म्स। गॉट इट? समझ गए? तो 1988 में बना, 1999 में इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया और ये इंटायरली फॉर द क्रेडिट रिस्क के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं किसके लिए काम करते हैं? क्रेडिट रिस्क के लिए लोग काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसल्स 2 का। बेसल्स 2 बाद एक्चुअली स्टार्टेड इन वर्किंग इन 2004 में है। ठीक है, तो बेसल्स 2 बाद से 2004 में काम हुआ। ठीक, तो 2004 में हुआ, लेकिन ये भी अपना RWA रिस्क वेटेड एसेट्स का इसमें भी 8% ही होना चाहिए। क्लियर? याद आवाज आ रहा ना आपको? इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट माय वॉइस, प्लीज क्लियर। तो BIS बेसल्स 2 वाज नॉर्म से केम टू एग्जिस्टेंस इन 2004। 2004 में आया, 2005 में नहीं आया बेटा इंद्रजीत। ठीक है, तो इसमें भी 8% ऑफ RWA की हम लोग बात करते हैं। और इंडिया अडॉप्टेड द बेसल 2 गाइडलाइंस इन 2009। इंडिया ने बेसल की गाइडलाइन 2009 में क्या किया है उसको। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि व्हेन द इंडिया अडॉप्टेड द बेसल 2 गाइडलाइंस, तो इंडिया ने कब अडॉप्ट किया है? 2009 में अडॉप्ट किया है। क्लियर? गॉट इट? समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें एक्चुअली में 3 पिलर्स होते हैं। ठीक है, तो इंडिया अडॉप्टेड द बेसल 2 गाइडलाइन इन 2009 एंड 8% ऑफ द RWAs। इट्स इंक्लूड 3 थिंग्स। इसमें फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर और थर्ड पिलर की हम लोग बात करते हैं। क्लियर? तो बेसल 2 में 3 पिलर हैं, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर एंड थर्ड पिलर। फर्स्ट पिलर में हम लोग बात करते हैं मिनिमम कैपिटल का। क्लियर? कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए और कितना मिनिमम कैपिटल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पिलर इज ऑल अबाउट द मिनिमम कैपिटल, नोट कर लीजिए। सेकंड पिलर जो है, इसमें आपका सुपरवाइजर रिव्यू की बात करते हैं। इसमें हमने मार्केट रिव्यू, ऑपरेशनल रिव्यू और क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पिलर हो गया मिनिमम कैपिटल, सेकंड हो गया हमारा सुपरवाइजर रिव्यू। ठीक है, सेकंड पिलर के अंदर 3 चीज़ें हमारी। सुपरवाइजर रिव्यू है, सुपरवाइजर रिव्यू के अंदर हो गया आपका मार्केट हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क को भी हम लोग कहीं ना कहीं रिव्यू करेंगे। और थर्ड पिलर इज ऑल अबाउट द मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन ऑल अबाउट कि व्हाट शुड बी एंड द हाउ मच रिस्क एक्सपोजर। ठीक है, तो पहला पिलर में हो गया, लास्ट टाइम बता रहे हैं, पहला पिलर इज ऑल अबाउट, तब पूछा जाता है कि फर्स्ट पिलर इज ऑल अबाउट द मिनिमम कैपिटल, सेकंड पिलर इज सुपरवाइजर रिव्यू। सुपरवाइजर रिव्यू में हम लोग क्या क्या रिव्यू करेंगे? मार्केट रिस्क को रिव्यू करेंगे, ऑपरेशनल रिस्क को रिव्यू करेंगे और क्रेडिट रिस्क को रिव्यू करेंगे। थर्ड पिलर में वी विल बी मोर कंसर्न अबाउट द मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन में होता है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाउ मच रिस्क एक्सपोजर की हम लोग बात करेंगे, हाउ मच रिस्क टू हैव। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसल 2। अब हम लोग बात करते हैं बेसल 3 की। बेसल 3 क्या है कि बेसल 3 बात इस्टेब्लिश इन 2010। इसका क्या है, 2010 में बना था। और इसमें बात यही होगी कि द RBI ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसल 3 कि इंडिया ने टाइम लिमिट लिया था कि 31 मार्च 2019 तक की इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो गॉट इट? तो बेसल 3 का जो मेन काम है कि इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटीज टू एब्जॉर्ब द शॉक अराइजिंग फॉर द फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस। गॉट इट? गॉट इट? समझ गया? तो इसका बेसल 3 का मेन काम क्या है? बेसल 3 इज बेसिकली फॉर टू इम्प्रूविंग द बैंकिंग सेक्टर्स की एबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दिस इज वांट टू बी इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटीज टू एब्जॉर्ब द शॉक अराइजिंग, जो शॉक लगता है इकॉनमी में। ठीक है, जो भी शॉक लगता है इकॉनमी में ड्यू टू सम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, उसको हमने ओवरकम करना है। ठीक है, क्लियर? एंड इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की इसमें हम लोग बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द
Basel 3, and they also focusing on the strengthen the bank transparency and disclosure. बैंक ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर की बात भी करते हैं मीन्स जैसे कि कितने दिनों से हम लोग बात चल रही है कि इंडिया में एनपीए पिछले 2-4 साल से क्यों दिखने लगा है। एनपीए का प्रॉब्लम आज का नहीं है, एनपीए का प्रॉब्लम 10-15 साल पुराना प्रॉब्लम है, बट अभी 2-3 साल से दिखने लगा कि कहीं ना कहीं बैंकिंग में ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गया है। बैंकिंग में यू हैव टू बी ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर? तो स्ट्रेंथन द बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इन द डिस्क्लोजर। क्लियर? तो अपने अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो आरबीआई ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द टू फुल इम्प्लीमेंटेशन द बेसल्स नॉर्म्स, बेसल 3 नॉर्म्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड 31 मार्च और 19 तक की टाइम लिमिट लिया था। तो नाउ वी हैव मोस्ट ऑफ द बेसल्स नॉर्म वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसल 1 क्या होता है, बेसल 2 क्या होता है, बेसल 3 क्या होता है। अर्चना बेटा सेकंड पिलर में हम लोग मतलब बेसल 2 है, बेसल 2 में 3 चीज़ें इंक्लूड द 3 थिंग्स इन अ बेसल 2, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर एंड थर्ड पिलर। फर्स्ट पिलर में हम लोग मिनिमम कैपिटल की बात करेंगे, सेकंड पिलर में सुपरवाइजर रिव्यू का बात करेंगे, थर्ड पिलर में मार्केट डिसिप्लिन का बात करेंगे। हाँ सही बता रहे बेटा इंद्रजीत जी, टू मिटिगेट द रिस्क इन इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर द मोटिव ऑफ द बेसल 3। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, बस वो आप लोग पढ़ लीजिए तो आज का हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो। कार का एक फार्मूला होता है, वो नोट कर लीजिए, पूछ लेते हैं कभी कार का फार्मूला क्या होता है। कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो का फार्मूला है कि टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल, या टीयर 1 बोल दीजिए, TIER, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन RWA। आपको जो कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग जो कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो की बात कर रहे हैं कि 8% मेंटेन करना चाहिए, वो 8% कैसे निकालता है, तो उसमें टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट। क्लियर? बेसल 3 बेटा हमने आपको बता दिया, बेसल 3 इज ऑल अबाउट मेनली टू मिटिगेट द इंटरनेशनल रिस्क की हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग बैंकिंग की ट्रांसपेरेंसीज की बात करते हैं, बैंकिंग से डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं प्रांजल इसमें, एंड इम्प्रूविंग द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स, जो भी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से शॉक लगते हैं उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, जाकि बहुत लॉन्ग टर्म तक की उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ना पड़े। यस, बेसल 3 वाज स्टेब्लिश इन 2010 में स्टेब्लिश कर दिए थे हमने, बस 2009-19 तक की इंडिया ने टाइम लिमिट मांगी तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसल्स। आई थिंक आज बेसल्स भी खत्म हो गया, मनी सप्लाई भी हमारा खत्म हो गया, बैंकिंग्स पूरा खत्म हो गया, तो इसमें कुछ भी मेजर नहीं रह गया है बैंकिंग्स में। उसके अलावा 1 मिनट और दीजिए, 5-10 मिनट और दीजिए, आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। तो उसके अलावा बैंकिंग का कोई डाउट आपको बचेगा नहीं, आरबीआई की पूरी बात हो गई। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें पीपीटी पड़ी रहेगी, इसमें आप वीडियो पड़ी रहेगी यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं कि आरआरबीज वाज एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ एन ऑर्डिनेंस पास इन 26 सितंबर 1975 को एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था और आरआरबी एक्ट 1976 में बन गया। तो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? विद द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड द अदर रूरल बैंक्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई 1975, आरआरबी 1975 में ऑर्डिनेंस पास हुआ, 1976 में बन गया। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए एग्रीकल्चर्स को, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स की बात करेंगे इसमें हम। एंड दे आर प्रोवाइडिंग द मेनली फॉर द ग्रांट लोन एंड द एडवांस। मोस्टली ये किसको लोन प्रोवाइड्स करते हैं, किसको मोस्टली दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स की हम लोग बात करेंगे। तो आरआरबी इज बेसिकली वर्किंग फॉर द सम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, रूरल आर्टिसंस को लोन प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? किसको? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, रूरल आर्टिसंस को लोन प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर को लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आरआरबी आज जॉइंटली ओन्ड बाई, आरआरबी किसके द्वारा? जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बना हुआ है, एंड कंसर्न द स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। देखिए ना, आपने देखा होगा कि एक बैंक ऑफ एक मान स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनकी ग्रामीण बैंकें भी होती हैं। तो आरआरबी केवल एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है, आरआरबी की 3-4 रेगुलेटरी अथॉरिटीज से मिलकर रीजनल रूरल बैंक्स बनती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें जॉइंटली ओन्ड होती है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें रोल होता है, और स्पॉन्सर्ड बैंक जिसको बोलते हैं, जिसकी बैंक है वो कि पंजाब नेशनल की ग्रामीण बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रामीण बैंक है। क्लियर? गॉट इट? अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि द इशूड कैपिटल ऑफ आरआरबीज इज शेयर्ड बाय द ओनर्स इन डिफरेंट प्रोपोजिशन रेंजिंग फ्रॉम द 15 to 50%।
तो इसमें जो इशूड कैपिटल होती है आरआरबी की सेट बाय जो जितने डिफरेंट ओनर्स होते हैं तो 15% से लेकर 50% तक की उनकी डिफरेंट प्रोपोर्शंस पर इसके रेंज होता है। ये आरआरबी हो गया हमारा। कोऑपरेटिव बैंक हम अभी पहले ही क्लियर कर ही चुके हैं हम लोग, बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव बैंक की हमने बात किया, फिर भी हम एक बार आपको बता रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑर्गेनाइज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर विच हैव द एबिलिटी टू ऑपरेट इन द बोथ अर्बन एंड नॉन अर्बन एरियाज। अर्बन और नॉन अर्बन एरिया दोनों में कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके तहत कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में काम करती हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, जो आरबीआई के अंदर आती हैं, आरबीआई इसको पूरा गवर्न करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो गवर्नड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये आरबीआई के द्वारा भी इसको रेगुलेट करते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत भी काम करती हैं कोऑपरेटिव बैंक। और जो बैंकिंग लॉ, ये वाला पॉइंट नोट कर लिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकिंग कोऑपरेटिव बैंक को किससे गवर्न करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 है 1965, उसके द्वारा भी हम इसको कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। तो प्राइमरी, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी लिखा था कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या। तो मेनली 3 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हमारे भारत में काम करती हैं। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी किसके लिए काम करती हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए काम करती हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए काम करती हैं। गॉट इट। आप लोग को आवाज आ रहा है मेरा? आई डोंट थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम्स विद द इंटरनेट एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसका कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात करेंगे। तो ये विलेज और टाउन लेवल तक की इसको लोग मैनेज करते हैं। अभी द बोरोवर्स आर नॉन बोरोवर्स मेंबर्स रेजिंग लोन इन द लोकेलिटीज़, ईच सोसाइटीज आर लिमिटेड इन अ स्मॉल एरियाज। तो जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं वो एक गांव और कस्बे लेवल तक की होती हैं, और जो इससे लोन लेता है वो उसकी लोकेलिटी भी एक उसी पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए। उसके बाहर के लोग इसमें लोन नहीं ले सकते हैं। जिस गांव जिस टाउन में वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसी के तहत उसी के अंदर हम लोग उसको लोन ले सकते हैं। क्लियर, समझ गए? और अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि विद द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक्स ऑपरेट, ये वो टाउन लेवल पे थी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज बिलोंग्स टू द सेम डिस्ट्रिक्ट एज देयर मेंबर्स। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी ऑल्सो डिपोजिट इन द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो भी अपना पैसा सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पैसा जमा करती हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की होती हैं। जितने लोग इससे लोन लेना चाहते हैं, दे हैव टू बी लिव इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो ये विद इन द डिस्ट्रिक्ट के लिए हम उसमें बात करते हैं। और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स। ये कोऑपरेटिव बैंक्स में हाईएस्ट लेवल होता है। दे आर बेसिकली वर्किंग फॉर टू मोबिलाइज द फंड एंड हेल्प इन द प्रॉपर चैनलाइजेशन अमंग द वेरियस सेक्टर्स। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दोनों लोग मिलकर काम क्या करते हैं, ये स्टेट कोऑपरेटिव को ओवरऑल मैनेज करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल बैंक हमने आपको पूरा पहले से डिस्कस कर दिया है, तो इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ये आपको हम नोट्स दे देंगे, तो यू कैन आप लोग इसके ऊपर देख लीजिएगा कि कैसे कब बने। इसमें बस यही दिया हुआ है। एनबीएफसीज क्या होता है कि रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 की बात करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट दे मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, तो आप लोग कमेंट पे पूछ लीजिएगा, उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल मीट विद टुमारो एट द सेम टाइम। आई विल बी शेयरिंग द लिंक फॉर द टुमारो लेक्चर। थैंक यू सो मच।